बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पटना में आज उस वक्त हंगामा मच गया जब शिक्षक पात्रता के उम्मीदवार शिक्षा मंत्री का घेराव करने के लिए पहुंचे। शिक्षा मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हंगामा करने पर पुलिस ने छात्रों पर जमकर लाठियां बरसा दी। प्रदर्शनकारियों को पकड़ने की कोशिश में सड़क पर गिरे सिटी मजिस्ट्रेट। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बिहार शिक्षा बोर्ड की तरफ से बनाए गए मेरिट लिस्ट का ये छात्र विरोध कर रहे थे, जिसके बाद इन्होंने प्रदर्शन किया और उसके बाद ये पहुंच गए शिक्षा मंत्री का घेराव करने के लिए। आपको बता दें, दरअसल प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जिस तरह से पहले के एसटीईटी अभ्यर्थियों को छठे चरण के नियोजन में शामिल होने का मौका दिया जा रहा है, उसी तरह से हमें भी मौका दिया जाए। सरकार नवंबर तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को ही छठे चरण में नियोजन का मौका दे रही है, उसके बाद नहीं दे रही है उसके बाद के अभ्यर्थियों को। इसी बात को लेकर ये पहुंचे थे शिक्षा मंत्री का घेराव करने के लिए। लेकिन तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर दौड़ा दौड़ा कर इन्हें पीटा जा रहा है। पहले शिक्षा मंत्री का घेराव ये कर रहे थे और उसके बाद आवास पर जब ये पहुंचे तो वहां पर पुलिस पहुंच गई और फिर ये लाठीचार्ज। पूरे तो आपको हम बता दें कि पटना की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे जहां पर ये लाठी चार्ज हो रहा था। दरअसल ये शिक्षा मंत्री का, ये जो प्रदर्शनकारी हैं, ये शिक्षा मंत्री का घेराव करने के लिए यहां पर पहुंचे थे और उसके बाद यहां पर जब वो पहुंचे तो पुलिस पहुंच गई उन्हें हटाने के लिए। लेकिन जब वो नहीं माने तो प्रदर्शन करने धरने पर वहीं पर शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर ये तमाम प्रदर्शनकारी जो है वो बैठ गए। जब प्रदर्शनकारी सड़क पर धरना देने के लिए बैठ गए तब पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया और उस लाठी चार्ज के बाद की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, जैसे कि ये कोई गुंडा हो, मवाली हो, जो कि सड़कों पर हंगामा करने के लिए ये पहुंचे हैं। सुशासन राज में किस तरह से सुशासन बाबू के राज में यहाँ पर सरकार चलाया जा रहा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। यानी कि वाजिब मांग भी अगर आप रखेंगे तो आपको इस तरह से लाठियां खानी पड़ेगी। साफ तौर पर प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जिस तरह से क्यों बरसाई गई? शिक्षा के अभ्यर्थी अपने मांग के लिए हम लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे शांतिपूर्ण। आप वीडियो देख सकते हैं किसी भी न्यूज में। लेकिन पुलिस की बर्बरता है कि शांत बैठे हुए शिक्षा अभ्यर्थियों पे ऐसे व्यवहार कर रही है। जिस तरह से लाठीचार्ज किए हैं, लग रहा है कि ये लोग क्रिमिनल है। क्या हम लोग क्रिमिनल हैं? हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग युवा बच्चों को पढ़ाकर उसको बनाते हैं वो। और ये देखिए क्या हालत है। सरकार की तरफ से तो आप लोगों को दिया गया था ना कि आप लोगों को जो है जितने भी चयनित लोग हैं उन्हें नौकरी मिलेगी। वो पात्रता की बात करते हैं, हमको पात्रता नहीं, नियुक्ति चाहिए। जो भी बच्चे 12 मार्च को क्वालिफाइड हुए थे उन सबकी नियुक्ति चाहिए। पात्रता क्या होता है? 2011 वाला आज तक पात्रता के नाम पे पड़ा हुआ है। क्यों हम लोग पात्रता लेंगे? पात्रता लेने के लिए आए हैं। आप सीट के अगेंस्ट सीट लिए थे। जब जान रहे कि नियुक्ति इतना ही है तो क्यों आप सबको एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं? इसलिए हम लोग कुछ नहीं मानने वाले। हम लोग को नियुक्ति चाहिए तो नियुक्ति चाहिए, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। तस्वीरें यही हाल है बिहार का। उत्कर्ष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। उत्कर्ष, जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, बता रही है सुशासन राज में, मतलब 10-15 साल पहले भी अगर देखें तो स्थिति यही, और आज भी नौकरी के लिए इस तरह से लाठियां खा रहे हैं ये शिक्षक। बिहार में सरकारी नौकरी और नियोजन के लिए पहले कोर्ट और उसके बाद सड़क पर कुछ इस तरीके से ही लाठियां खानी पड़ती हैं। ये 7वें चरण के तहत जो 35,000 बिहार में शिक्षकों की भर्ती होनी है, उसके लिए 2019 में एसटीईटी परीक्षा ली गई थी, यानी पात्रता परीक्षा ली गई थी, जिसके जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं वो अब सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले की जो छठे चरण की बहाली प्रक्रिया करीब 1.25 लाख शिक्षकों की है, वो बीते कई महीनों से या कहें सालों से कोर्ट से लड़ाई चल रही है और अब जाकर वो बहाली अभी तक छठे चरण की भी पूरी नहीं हुई है।
7वें चरण के लिए 2019 में जो परीक्षा ली गई उसके पात्र जो ये अभ्यर्थी हैं उनके साथ अब चूंकि टीईटी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी गई है, जिसकी वजह से अब 2011 के भी कैंडिडेट इस 7वें चरण में दावेदार होंगे, जिसको लेकर ये अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि जब 2011 वालों को आज तक नौकरी नहीं मिल पाई तो 2019 में जो पास हुए हैं उनको कब नौकरी मिलेगी। और इस पूरे बवाल के पीछे बिहार बोर्ड की तरफ से जो जारी की गई मेरिट लिस्ट है वो एक बड़ी वजह है, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों को 2 महीने 3 महीने पहले क्वालिफाइड बता दिया गया था, मेरिट लिस्ट जब जारी हुई तो उन्हें मेरिट लिस्ट से बाहर बताया गया। और ये 2019 में पास अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी शिकायत है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने सफाई जरूर दी है कि सबको मौका मिलेगा, लेकिन अभ्यर्थियों को ये बात समझ नहीं आ रही। और उन्हें सीधी सी बात है, उन्हें नौकरी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उत्कर्ष तमाम जानकारी के लिए। लाठियां क्यों बरसाई गई? शिक्षा के अभ्यर्थी अपने मांग के लिए हम लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे शांतिपूर्ण। आप वीडियो देख सकते हैं किसी भी न्यूज में, लेकिन पुलिस की बर्बरता है कि शांत बैठे हुए शिक्षा अभ्यर्थियों पे ये ऐसे व्यवहार कर रही है। जिस तरह से लाठीचार्ज किए हैं, लग रहा है कि ये लोग क्रिमिनल है। क्या हम लोग क्रिमिनल हैं? हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग युवा बच्चों को पढ़ाकर उसको बनाते हैं वो। और ये देखिए क्या हालत है। सरकार की तरफ से तो आप लोगों को दिया गया था ना कि आप लोगों को जो है जितने भी चयनित लोग हैं उन्हें नौकरी मिलेगी। वो पात्रता की बात करते हैं, हमको पात्रता नहीं नियुक्ति चाहिए। जो भी बच्चे 12 मार्च को क्वालिफाइड हुए थे उन सबकी नियुक्ति चाहिए। पात्रता क्या होता है? 2011 वाला आज तक पात्रता के नाम पे पड़ा हुआ है। क्यों हम लोग पात्रता लेंगे? पात्रता लेने के लिए आया है। आप सीट के अगेंस्ट लिए थे। जब जान रहे कि नियुक्ति इतना ही है तो क्यों आप सबको एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं? इसलिए हम लोग कुछ नहीं मानने वाले। हम लोग को नियुक्ति चाहिए तो नियुक्ति चाहिए, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। रुक करेंगे अगली खबर का। पंजाब चुनाव के लिए केजरीवाल ने फ्री बिजली का दांव चल दिया है। पंजाब के लिए 3 ऐलान के साथ केजरीवाल ने चुनावी मोर्चे पर आपकी तैनाती का शंख बजा दिया है। आपको बता दें, फ्री बिजली से लेकर बकाया बिल माफ और 24 घंटे बिजली के वादों से क्या केजरीवाल को वोट मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी की पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। दिल्ली में हमारा जो स्ट्रक्चर है 200 तक हम फ्री देते हैं और 200 से 400 आधी रेट पे देते हैं, तो उसको हमने यहाँ पे 300 यूनिट कर दिया। 300 यूनिट तक बिजली हर परिवार को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। पंजाब के लगभग 80% लोगों की 77 से 80% लोगों की बिजली का बिल 0 हो जाएगा। जैसे दिल्ली में 73%, 73% दिल्ली के लोगों का बिजली का बिल 0 आता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके अनाप शनाप गलत बिल आए हैं। एक आदमी, गरीब आदमी जिसके घर में 1 पंखा 2 बल्ब हैं, उसका 50,900 रुपए का बिल कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। बिल गलत है, जानबूझ के गलत बिल भेजे जाते हैं। फिर वो बेचारा ठीक कराने जाता है तो कहते हैं इतने पैसे दे दो तेरा बिल ठीक कर दूंगा। करते नहीं करते हैं? जितने पुराने बिल हैं डोमेस्टिक के, जितने पुराने बिल हैं सारे माफ किए जाएंगे। जिन जिन लोगों के पुराने पेंडिंग बकाया बिल हैं, एरियर हैं डोमेस्टिक के, सारे माफ किए जाए। पंजाब में सरप्लस बिजली मिलती है। पंजाब में ज्यादा बिजली उत्पादन होता है, कम खपत है, उसके बावजूद भी बिजली कट लगते हैं इतने बड़े बड़े। कई कई घंटों तक बिजली नहीं आती, खेती के लिए बिजली नहीं मिलती। 24 घंटे बिजली दी जाएगी। जैसे दिल्ली के अंदर हमने 24 घंटे बिजली दी, ऐसे ही पंजाब के अंदर भी 24 घंटे बिजली दी जाएगी। बढ़ेंगे आगे। सुरक्षा बलों ने नेशनल हाईवे पर हमले की एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। एनकाउंटर में लश्कर कमांडर अबरार और पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने आतंकी अबरार को कल ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन घर में AK-47 होने की बात कर वो सुरक्षा बलों को घर ले गया, जहां पहले से छिपे पाकिस्तानी आतंकी ने गोलीबारी शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बल के कई जवानों और नागरिकों की हत्या के मामले में अबरार वांटेड था, लेकिन आखिरकार उसे मार गिराया गया। दुष्ट है लोग,
उनकी वाइफ चाहे बेटी कोई किसी का सोर्स नहीं थी। हस्बैंड भी एसपीओ था, बेचारा नौकरी कर रहा था पुलिस में। नौकरी करना कोई गुनाह नहीं। अगर कोई पुलिस वाला एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में भाग लेते हैं तो वो भी गुनाह नहीं, उनका ड्यूटी का पार्ट है। जबकि बेचारा वो कोई एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं था, वो सिंपल एक एसपीओ था। गरीबी के हालत में लोग नौकरी ऐसा करते हैं पूरा। ये मिलिटेंट का असली चेहरा है। पिछले कुछ दिन में इनोसेंट को, सिविलियन हो या पुलिस वाला जो कहीं छुट्टी पर जाता है, अपने घर जाते हैं या मस्जिद के पास नमाज पढ़ने जाते हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं लोग। एक सोसाइटी में, एक कश्मीर में एक फेयर साइकोसिस, एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि इनको डर है आने वाले दिन में यहाँ काफी टूरिस्ट आएंगे, लोग आएंगे, यहाँ पर अमन चैन होगा, उसको देखना नहीं चाहते हैं। एक न्यूज बनाने के लिए, फेयर साइकोसिस पैदा करने के लिए इनोसेंट आदमी को ये लोग और जो सॉफ्ट टारगेट उनको टारगेट कर रहे हैं। जो क्लेम करते हैं, इनोसेंट को मार को क्लेम करते हैं कि ये इन्फॉर्मर था, मुखबिर था, ये शो करता है कि जो कितने लोग बाबरिक हैं, कितने झूठ बोलते हैं, कितने लोग दुष्ट हैं। लोग पॉजिटिव टॉक भी चल रहा है, उसको भी डिस्टर्ब करना चाहता है। इनका ये मेन मकसद है। यह नहीं चाहता कि यहाँ पर शांति हो, लोग यहाँ पर विकासशील हो, डेवलपमेंट हो, लोग दो पैसा कमाए। इसलिए ये सिविलियन को और इनोसेंट को टारगेट कर रहे हैं लोग। पुलिस वाले डेली छुट्टी पर हो या ऑफ टाइम में ऑफिस के बाद घर जाते हैं, उनको जाना पड़ेगा। हर एक लोग को हम लोग सिक्योरिटी फोर्स की तरह हम लोग कैंप में नहीं रख सकते हैं। ये लोकल है, डेली घर जाएंगे, आएंगे, फैमिली के साथ रहना पड़ता है इनको। तो ये सॉफ्ट टारगेट है। अगर ये मिलिटेंट इस टाइप से हमारे सॉफ्ट टारगेट पर अटैक करेंगे तो हम लोग भी हम लोग भी आता है कि क्या क्या कैसे काम करना। मैं इनको ये एडवाइस करता हूँ इस टाइप के वारदात में नहीं फंसे। बेचारा जैसा कि हम सब जानते हैं कि सितंबर फर्स्ट वीक में हम लोग ने ये अनाउंस किया था कि श्रीनगर टेररिस्ट फ्री जोन हो गया, सही में हो गया था। उसके बाद सितंबर सेकेंड वीक में एलईटी का एक साकिब जो है बरजुला का एक्टिव हो गया। उसके बाद खुडबनी रेडबनी से जब आर्मी का, पुलिस का वहां पर बहुत सिक्योरिटी फोर्स का प्रेशर पड़ा तो खुडबनी रेडबनी से शिफ्ट होके अब्बास से श्रीनगर में शेल्टर लिया है। पाकिस्तान के इशारे पर, आईएसआई के इशारे पर यहाँ पर लोकल लड़कों को कुछ 5-6 को एक्टिव किया है, जो अपने को टीआरएफ कहते हैं, बल्कि एलईटी के ये टेररिस्ट हैं। उसमें एक मार चुका है क्या उबैद, बाकी जो है उसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं और बहुत जल्दी उसको या तो अरेस्ट कर लेंगे या इनकाउंटर में उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। घबराने की बात नहीं है। जो श्रीनगर में जो मॉड्यूल है, इनके पास पिस्टल है, कुछ उसमें स्लीपर सेल भी है, जिसको हम लोग पार्ट टाइम टेररिस्ट बोलते हैं या हैबिट टेररिस्ट बोलते हैं। ये पार्ट टाइम है, एक इंसिडेंट करने के बाद फिर अपना नॉर्मल काम करने शुरू कर देते हैं। जो फुल टाइम टेररिस्ट है उसको हम लोग पूरा ट्रैक करते हैं। जो पार्ट टाइम टेररिस्ट है, जिसको हैबिट टेररिस्ट को कहते हैं हम लोग, उसमें थोड़ा दिक्कत आती है हम लोग को, लेकिन हम लोग पूरा इसको सर्वेलेंस रखे हैं, बहुत जल्दी इसको भी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। अवंतीपुरा खास करके जो हरिपरी गांव बेल्ट है, इसमें ट्रेडिशनली जेएस का काफी इसमें मूवमेंट रहा है शुरू से। 2018 में इसी विलेज में जेएस का टॉप कमांडर आदिल पठान मारा गया था। लास्ट ईयर 25 जनवरी को जेएस का टॉप कमांडर कारी यासिर पाकिस्तानी मारा गया था। सिर्फ लोगों के दिखाने के लिए कोई सोर्स है, मुखबिर टैग करके ये अपनी कमजोरी छिपाना चाहते हैं, टारगेट कर रहे हैं। हम लोग ऑपरेशन को इन्हांस कर दिए हैं, इंफॉर्मेशन को जनरेट कर रहे हैं, ह्यूमन इंट पर और फोकस कर रहे हैं। सराल में 2-3 अच्छे ऑपरेशन निकाल के इसको भी लोग कंट्रोल कर लें। 15 कोर में जोशी 15 कोर कमांडर साहब ने मीटिंग ली, मैंने अटेंड किया। फर्दर उसको सेंटर हम लोग कर रहे हैं, जितने वाइटल इंस्टेंशन है इसको भी, प्लस एलसी पर भी। उसके अलावा आज देखे होंगे जैसा एक डल के एरिया में एक ड्रोन फ्लाई कर रहा था, उसको पुलिस ने जब्त कर लिया, एफआईआर लॉन्च किया, उसको कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। और धर्मांतरण को लेकर मामला संसद तक पहुंच सकता है। जो यहां बीजेपी सांसद रवि किशन ने धर्मांतरण को धार्मिक आतंकवाद और देश विरोधी ठहराते हुए इसे लोकसभा में उठाने का ऐलान किया है। रवि किशन ने कहा है कि सिर्फ यूपी नहीं बल्कि कश्मीर और कई राज्यों में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। रवि किशन को लगता है कि धर्मांतरण के लिए करोड़ों के फंड मुहैया कराए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और उसके चलते अब कई ऐसे मुद्दे आ रहे हैं जिससे लोग हैरान है, परेशान है। इनमें से एक मुद्दा है धर्मांतरण का। ऐसे कई मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भाजपा एमपी रवि किशन जी। रवि किशन जी, आपका बहुत स्वागत है आज तक पर। पहला सवाल मैं आपसे ले रहा हूं, धर्मांतरण का मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है। अलग अलग राज्यों से बातें आ रही हैं कि धर्मांतरण हुआ है, बड़े लेवल पर 1000 के ऊपर संख्या में हुआ है। आप कैसे देखते हैं? देखिए,
उत्तर प्रदेश सरकार को, प्रशासन को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुहिम शुरू की, पकड़ा उन लोगों को। अब 5 राज्यों से और पकड़े गए हैं। खबर आ रही कि पूरे देश के हर राज्य में ये सिंडिकेट काम कर रहा है। ये अभी अंदरूनी खबर मैं आपको बता रहा हूं। और ये लाखों की तादाद में और करोड़ों करोड़ों रुपए का फंड इनको विदेशों से आया हुआ। इनका काम है कि हिंदुओं का नाश करो। इनका काम है ये सिंडिकेट का, हिंदुओं को जड़ से खत्म करो, क्योंकि एकमात्र देश है पूरे वर्ल्ड में जहां हिंदू ज्यादा बसते हैं। और ये बहुत बड़ी, इसमें विदेशी ताकतें ज्यादा लगी और विदेशों का पैसा है। ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है इस वक्त हिंदुओं के लिए। पूरे देश का हिंदू इस वक्त चिंतित है कि क्या भविष्य होगा, कैसे जाएंगे, कैसे हमारे बच्चे होंगे, क्या हमारी जनरेशन को खत्म किया जा रहा है। आतंकवाद 2014 से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद खत्म हुआ 99%। तो अब इस तरह से देश को जड़ों से खत्म करना है कि इस जात को खत्म कर दिया जाए जिसका नाम हिंदू है। बिहार के पूर्व डीजीपी और जेडीयू नेता गुप्तेश्वर पांडे एक बेहद चर्चित चेहरा हैं। इनके नाम से हर कोई वाकिफ है, लेकिन खाकी से खादी धारण करने वाले गुप्तेश्वर पांडे आजकल एक अलग ही अवतार में नजर आ रहे हैं। जी हां, गेरुआ धारण कर अब वो कथावाचक बन गए हैं और शुरुआत श्री राम की नगरी अयोध्या से की है। गुप्तेश्वर पांडे के तीनों अवतार आप देख सकते हैं। बिहार के रॉबिनहुड पांडे अब जीवन और ईश्वर का मर्म समझा रहे हैं। हम गुप्तेश्वर पांडे के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले पांडे जी का यह नया अंदाज देखिए। नाम गुप्तेश्वर पांडे, शख्स एक, किरदार अनेक। कभी बिहार पुलिस के सर्वोसर्वा यानी डीजीपी रहे, फिर तय वक्त से पहले खाकी छोड़ खादी का दामन थाम लिया और अब बन गए हैं कथावाचक। नए अवतार की शुरुआत राम की नगरी अयोध्या से हुई है और लोगों को पांडे जी मोह माया से मुक्ति की राह दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। अयोध्या की भागवत कथा में गुप्तेश्वर पांडे का परिधान और अंदाज बिल्कुल किसी पुराने कथावाचक की तरह नजर आ रहा था। शरीर पर गेरुआ वस्त्र, कंधे पर जय श्री राम का पट्टा, गले में सफेद माला और मुख से प्रभु का गुणगान। कभी खाकी में डंका बजाने वाले गुप्तेश्वर पांडे ने खादी की खातिर नौकरी छोड़ी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनका मन खादी से भी भर गया है और धार्मिक आयोजनों में प्रवचन देने में ज्यादा वक्त बीत रहा है। शुरुआत से ही धार्मिक प्रवृत्ति के रहे गुप्तेश्वर पांडे अपनी नई भूमिका के बारे में कहते हैं कि उन्हें पहले से ही धार्मिक किताबों का शौक रहा है, इसलिए दिक्कत की कोई बात नहीं। कोई फर्क नहीं है। मैं मानता हूं मैं एकदम साधारण मामूली आदमी हूं। जिस भूमिका पर ईश्वर ने रखा वो मैंने काम बड़ी निष्ठा से की। 33 वर्षों तक पुलिस सेवा में रहा, 8 जिलों में एसपी रहा, डीआईजी रहा, आईजी रहा, सब मिलाकर 25-26 जिलों में काम करने का मौका मिला। तो इस बात का कोई अहंकार नहीं है, लेकिन बहुत विनम्र अनुरोध है कि जहां जहां एसपी रहा, लोग मुझे क्या समझते थे, क्या जानते थे, जाकर सर्वे करने, सोचने की, देखने की चीज है, लोगों से पूछने की चीज है, समझने की चीज है। गुप्तेश्वर पांडे ने अयोध्या में 7 दिनों तक हरि सुदर्शन आश्रम में भागवत का पाठ किया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में गुप्तेश्वर पांडे लोगों को जीवन का मर्म समझा रहे हैं। क्योंकि जिंदगी का बड़ा हिस्सा खाकी पहनते बीता है, लिहाजा वो कानून की धाराएं भी बता रहे हैं। यहाँ पर गुप्तेश्वर पांडे विराजमान हुए और भगवान कृष्ण को याद करते हुए भगवान से आप कैसे जुड़े इस बारे में भी बताया। लगभग 7 दिन यहाँ पे रहे और अब इसके बाद ये आगे सफर ऐसे ही तय करने वाले हैं, प्रवचनकर्ता बने हैं। आपको बताऊं, इससे पहले इनके म्यूजिक एल्बम भी आ चुके हैं, ये गायन में भी अपने हाथ आजमा चुके हैं। तो अलग अलग प्रतिभाओं से जो है ये आप दिखा रहे हैं कि अलग अलग प्रतिभाओं से धनी है। बतौर कथावाचक गुप्तेश्वर पांडे ने अभी तो शुरुआत की है, लेकिन प्रभु की महिमा को लोगों तक पहुंचाने का उनका कार्यक्रम लंबा चौड़ा है। कथा लगी है अभी 16 से 22 तक। वहाँ से गोवर्धन में मानसी गंगा राधा कृष्ण आश्रम है और 25 जुलाई से उनकी फोगला आश्रम में है वृंदावन में, और सब बंगाल में कई जगह उनकी कथा है। बंगाल भी जाएंगे जी।
जी हाँ, यूपी से लेकर बिहार और बंगाल में भी गुप्तेश्वर पांडे का कथावाचक वाला नया अवतार लोगों के सामने होगा। डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे पर बाकायदा वीडियो एल्बम बन गया, जहां उन्हें बिहार का रॉबिन हुड कहा गया। फिर वीआरएस लेकर नौकरी छोड़ी तो जेडीयू के नेता बन गए। तब बिहार में चुनाव तक लड़ने की चर्चा ने जोर पकड़ ली थी और अब तीसरा अंदाज भागवत कथावाचक का सामने आ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत मौत केस में भी तब बिहार के डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे थे। महाराष्ट्र पुलिस और रिया चक्रवर्ती को खलनायक तक करार दे दिया था। अब उन्होंने भगवा धारण कर लोगों के बीच ईश्वर की महिमा के बखान की जिम्मेदारी उठाई है। देखना है कि पांडे जी इस नव अवतार को कितना निभा पाते हैं। एक भाव दिया एक विद्वान के सामने कि रत्नागर तो भी हम भगवान को क्या दें समुद्र में। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। गुप्तेश्वर पांडे का नया अवतार काफी चर्चा बटोर रहा है। क्या कहना है गुप्तेश्वर पांडे का, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी रोहित सिंह के साथ इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। बिहार के पूर्व डीजीपी, नेता बनने की चाहत, लेकिन अब आध्यात्मिक गुरु या फिर कथावाचक। गुप्तेश्वर पांडे जी, क्या कहें आपको, इतनी सारी भूमिका में आप रह चुके हैं, पुलिस, नेता और अब आध्यात्मिक गुरु कहें या कथावाचक कहें? देश काल परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति की प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। मैं कथावाचक प्रोफेशनल अर्थ में नहीं हूं। भगवान के नाम रूप का ध्यान करते हुए उनके लीला, उनके चरित्र का गायन करना, ये आत्मशुद्धि के लिए, चित्त शुद्धि के लिए होता है। और इसी को आम बोलचाल की भाषा में लोग कथावाचन कहते हैं, और जो कथा का वाचन करता है उसको कथावाचक कहते हैं। तो इस अर्थ में मैं कथावाचक भी हो गया हूँ। भागवत की कथा कहता हूँ और भगवान श्री राम की कथा भी कहता हूँ, श्री रामचरितमानस की। तो इस अर्थ में मैं कथावाचक भी हूँ। तो मुझे आप एक सामान्य मामूली इंसान के रूप में जानिए, एक आम आदमी के रूप में जानिए, अपने दास के रूप में हमको स्वीकार कीजिए, यही मेरी पहचान है। लेकिन इतने कड़क पुलिस अधिकारी, पुलिस महकमे के आप निदेशक रहे, नेता बनने की चाहत थी, लेकिन अब ये आप किस रास्ते पर चल पड़े हैं? अध्यात्म की तरफ कैसा अचानक से रुझान हो गया आपका? अचानक तो कुछ नहीं हुआ, ये तो जीवन का संस्कार है। ब्राह्मण हूँ, बचपन से मेरे परिवार में पूजा पाठ का माहौल रहा है शुरू से, बचपन से। हनुमान जयंती, हनुमान जी का मंदिर है घर के बाहर, हर साल हनुमान जयंती होती थी। 12 साल की उम्र से मैं कथा में रुचि रखता था, प्रवचन भी करता था। अब सरकारी सेवा में रहते हुए प्रोटोकॉल है, उसका कुछ बंदिशें हैं, आप कथा नहीं कर सकते, तो कथा नहीं की। अब मुझे स्वतंत्रता मिली है तो भगवान की लीला चरित्र का गायन कर रहा हूं। तो अचानक कुछ नहीं होता। श्रीमद् भागवत पुराण इतना कठिन है कि इसमें विद्वानों की, बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा होती है। आप अचानक कथावाचक नहीं, श्रीमद् भागवत पुराण की कथा नहीं कर सकते। 5 साल, 10 साल, 20 साल पहले से अगर अभ्यास न हो, पहले का संस्कार नहीं हो, तो कोई भागवत पुराण की कथा थोड़े ही कह सकता है। तो अचानक आप सेवानिवृत्त होकर के और कथा कहने लगेगा, ये संभव नहीं है। तो पहले से बीज, पहले से संस्कार, संतों की कृपा, गुरु कृपा, ईश्वर की कृपा, सब कंबाइंड फैक्टर्स के कारण ये संभव होता है। जब आप पुलिस में भी थे तो मंत्रोच्चारण या फिर कहीं दोहा पढ़ना, या आपको बहुत जगह आपको आयोजन में आप जाते थे, तो मन लग रहा है ये नई भूमिका में आपको? बहुत मन लग रहा है, क्योंकि आत्मा की खुराक तो यही है। शरीर की खुराक देखिए, 2 मार्ग हैं, एक श्रेय मार्ग है, एक प्रिय मार्ग है। प्रिय मार्ग मतलब माया का रास्ता, माई का रास्ता, संसार का रास्ता। श्रेय मार्ग मतलब अध्यात्म का रास्ता, भगवान का रास्ता। तो जीव जो भी कर्म करता है वो सुख के लिए करता है। भागवत में एक श्लोक आया है, मैत्रेय जी से पूछते हैं विदुर जी, सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुख के लिए ही हर कर्म किया जाता है, उसका परिणाम दुख क्यों हो जाता है? क्योंकि ये संसार दुखालय है। यहाँ कुछ भी आप करिएगा उसका अंत परिणाम दुख ही है। कुछ भी नित्य नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। न आपका पद, न आपकी प्रतिष्ठा, न आपका मान, न आपका सम्मान, न आपका ऐश्वर्य, न आपकी संपत्ति, और कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी नित्य नहीं है। इसलिए इसमें कोई आनंद भी नहीं है। जो जितने ऊंचे पद पर है लौकिक रूप से, उतना ही दुखी है। तो आनंद तो केवल ईश्वर के रास्ते में है, उसकी प्राप्ति में ही है। तो जीवन का अल्टीमेट गोल तो वही है, अंतिम लक्ष्य तो वही है।
तो इतना हंगामा क्यों बरपा है भाई? कथा हंगामा इसीलिए है क्योंकि आप कह रहे हैं आप दुखी नहीं है, लेकिन दुख इस बात का रहा कि नेतागिरी में आप फेल हो गए, नेतागिरी में आप सफल नहीं हो पाए। आपका परसेप्शन हो सकता है ना, अब मेरा परसेप्शन तो नहीं है। परसेप्शन तो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट करता है ना। चाहत तो थी, जैसे सोचते हैं, चाहत था, इस्तीफा दिया, सही है, ज्वाइन भी करना था पॉलिटिक्स, ये भी सही है, टिकट नहीं मिला वो भी सही है, वो मेरा प्रारब्ध था। तो मैं अपने लिए थोड़ा विधायक, कोई एक डीजीपी खोज करके दिखा दीजिएगा क्या जो विधायक का टिकट के लिए कोई अपनी सर्विंग डीजीपी कोई अपनी नौकरी छोड़ दे? असंभव। प्रोटोकॉल में माननीय विधायक बहुत ऊंचे होते हैं, लेकिन संसाधन, ऐश्वर्य, रुतबा, ठरसा डीजीपी का बहुत ज्यादा होता है। एक डीजीपी क्या, एक डीएसपी नहीं मिलेगा जो टिकट के लिए, विधायक के टिकट के लिए नौकरी छोड़ दे। क्योंकि टिकट मिलना कोई विधायक बनने की गारंटी थोड़ी ही है कि टिकट मिल गया तो आप विधायक हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। मैं विधायक इसलिए नहीं बनना चाहता था, मैं इसलिए बनना चाहता था कि मैं शोषितों की, दलितों की, वंचितों की, कमजोर वर्ग के लोगों की आवाज़ बन सकूं, उनके दरवाजे पे जाऊं, जमीन पर उनके साथ नीचे सोऊं, उनके टूटे बर्तन में उनकी रोटी, उनका नमक खाऊं, उनकी आवाज़ बनकर उनका सुख दुख जनता सरकार तक पहुंचाऊं। तो एक ऐसी मिसाल कायम करूं कि देश के लोग देखें और सब जगह लोग कहें कि ऐसा विधायक होना चाहिए। उसके बाद करना मुझे यही अल्टीमेटली काम था, उसमें मुझे मौका नहीं मिला। बनने की चाहत अचानक तो थी नहीं, 2009 में भी आपने वीआरएस लिया था, तो यानी इतनी पुरानी चाहत है। अरे 9 में तो मैंने वीआरएस लिया था ना, हो सकता है 2009 में नहीं, पैदा होने के साथ रही हो। वास्तव में रजोगुण होता है ना, तमोगुण होता है, रजोगुण होता है, सतोगुण होता है। हो सकता है नौकरी में जिस दिन आया था उस दिन थी। जनता से जुड़ा रहना, जनता का काम करना, जनता से मिलकर रहना, तो ये मेरे स्वभाव का अंग था ना, वो मेरे संस्कार में था। इसीलिए तो कहीं मेरे यहाँ मिलने का टाइम एसपी रहा था तब, डीजीपी तक, आम आदमी से, रिक्शा वाला, ठेला वाला, जूता वाला, टैक्सी वाला, सबसे मैं डायरेक्ट मिलता था, सबसे मिलता था। सब ये तो बचपन से रही होगी ना ये कामना। अब ये कामना क्या गुप्तेश्वर पांडे के अंदर से निकल चुकी है? राजनीति अब निकल चुका है उनके अंदर से? जितने सवाल अगर आपका केंद्रित सिर्फ इसी राजनीति पर है तो उसका सीधा जवाब है कि मैंने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया है। ठाकुर जी की इच्छा से ही अब कुछ भी करूंगा। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है, न मेरी कोई योजना है, न कोई प्लानिंग है, न कोई इच्छा है। इसलिए आपकी बात का सीधा जवाब है कि हमारे पास अभी राजनीति करने की एकमात्र मतलब एक थोड़ी भी इच्छा नहीं। मैं केवल भगवान के चरणों में अनुराग पैदा हो जाए यही चाहता हूं, इसीलिए उनके नाम क्षेत्र का गुणगान करता। तो मैंने तो आपको खोल करके बोल दिया कि वीआरएस लिया इसलिए कि राजनीति ज्वाइन करना चाहता था, नौकरी इसीलिए छोड़ी क्योंकि राजनीति ज्वाइन करना चाहता था, टिकट नहीं मिला चुनाव लड़ना चाहता था, ये भी सही है, टिकट नहीं मिला, राजनीति की बहुत सारी मजबूरियां हैं, बहुत सारे दाव पेच हैं, किसी कारण से नहीं मिला, उसको मैं अपना प्रारब्ध मानता हूं, उसमें किसी का कोई दोष नहीं। टिकट नहीं मिला तो मेरा तो राजनीति में प्रवेश नहीं ना हुआ औपचारिक रूप से, मेरी तो एंट्री ही नहीं हुई, तो चैप्टर क्लोज हो गया, बंद करिए उसको। इच्छा थी लेकिन अब वो इच्छा खत्म हो गई ना। चलिए नई भूमिका के बारे में बात बताइए। गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, पट्टा पहनते हैं, फूलों की माला आपके गले में होती है, हजारों लोग आपको सुनने के लिए बेचैन रहते हैं, और अभी कुछ दिनों से आप अयोध्या भी घूम रहे थे काफी दिनों से। मैं गेरुआ वस्त्र पहन करके मैं कहाँ प्रचार कर रहा था या कहाँ प्रवचन कर रहा था? मैं तो कथा वाचन किया 15 से 22 तक अयोध्या में, ठीक है, लेकिन न मैं सन्यासी बना हूं, न मैंने गेरुआ वस्त्र धारण किया है, और मैं धोती कुर्ता पहनता था, 40 साल से पहन रहा हूं, अभी पहनता हूं। नौकरी में था तब भी, सेवा के कार्य के अलावे जो ऑफ टाइम होता है उसमें मैं धोती कुर्ता पहनता था। धोती कुर्ता पहनता हूं, उसमें लाल कुर्ता भी होता है, पीला कुर्ता, ब्लू कुर्ता, व्हाइट कुर्ता, कोई कुर्ता हो सकता है। वेशभूषा में कोई परिवर्तन, भीतर से परिवर्तन न होना चाहिए, बाहर से परिवर्तन होने से क्या फायदा? वेश बना ले, दाढ़ी बना लें, गेरुआ पहन लें, और चित्त में परिवर्तन न हो, मन में परिवर्तन न हो, अंतःकरण में परिवर्तन न हो, तो परिवर्तन किस काम का? मेरे मन में किसी के प्रति कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, किसी को शिकायत नहीं। अपने शत्रु भाव से जो मुझे देखते हैं, जो मेरी आलोचना करते हैं, उनके भी कल्याण की ही कामना है, उनके लिए भी मंगल ही सोचता हूं। आप जो कथा वाचन करते हैं, मैं भी सुन रहा था एक दो कथा वाचन, उसमें आपके अंदर का पुलिस लेकिन निकलता नहीं है। आप लोगों को समझाते हैं कि भाई कानून मत तोड़ा करो, हत्या क्या होता है, गैर इरादतन हत्या क्या होता है, तो कथा के बीच में आप ये सब भी बातें किया करते हैं।
हाँ, ये तो बड़ा अच्छा है ना। पूतना का प्रसंग सुना रहा था मैंने, तो मैंने कहा आईपीसी में क्या है, अभी जो आधुनिक दंड प्रणाली है भारत में जो लागू, उसमें प्रिपरेशन टू कमिट क्राइम, माने अपराध करने की तैयारी करना अपराध नहीं है। जैसे आपकी हत्या करना है तो आपकी हत्या करने के लिए मैं बम पिस्तौल जुटा करके रखा हूं, तैयारी पूरी कर रहा हूं, ये अपराध नहीं है। हाँ, चूंकि अवैध अस्त्र रख रहा हूं तो वो शस्त्र अधिनियम के तहत अलग अपराध है, लेकिन आपकी हत्या करने की नियत रखना, इंटेंशन रखना, वो भी अपराध नहीं है। और आपकी हत्या के लिए जब तक हमने अटेम्प्ट नहीं लिया, केवल तैयारी करता हूं, तब भी अपराध नहीं है। अटेम्प्ट कर लिया और तो 307 का वो मुकदमा बन गया। तो पूतना वध में लोगों को समझा रहा था कि पूतना जब आई, भगवान है, बालक हैं, पूतना दूध पिला करके उनकी हत्या करना चाहती है, तो इंटेंशन उसका है हत्या करना, तैयारी भी पूरा करके आई है, लेकिन जब तक उसने अटेम्प्ट नहीं किया तब तक वो 307 का मुजरिम नहीं बनती है। जब अटेम्प्ट कर लिया तो भगवान को मार तो नहीं सकी ना, लेकिन 300 दफा 307 उस पर लग गया। फिर भी भगवान कितने करुण हैं, कितने दयालु हैं, उस पुतना को मां की तरह सुंदर गति दे दी, अपना वैकुंठ लोक दे दिया। भगवान इतने कृपालु हैं, भगवान इतने दयालु हैं कि पूतना जैसी पापनी को भी वो गोलोक दे देते हैं। तो हम तो पूतना से कम पापी हैं ना। हम में काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, लोभ है, मोह है, सब कुछ है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जब भगवान का हम चरण पकड़ लिए हैं तो हमें इन तमाम दुर्गुणों से मुक्त करके हमें वो अपने शरण में ले लेंगे। यानी ये पुलिस की बातें, जो कानूनी बातें आपके अंदर से निकलती नहीं है, लोगों को समझाते जरूर हैं आप ये सब चीजें। अब मैंने कह दिया, आप उसको समझ लिए, अपने तरफ से लोगों को आप समझाइए। अच्छा, ये बताइए, लोग सुनते भी हैं आपको बहुत चाव से, क्योंकि मुझे आप जैसे बता रहे थे बहुत सारे आपके कार्यक्रम भी हैं, आप बहुत जगह भी जाने वाले भी हैं। कहाँ कहाँ का कार्यक्रम लगा हुआ है? बहुत कार्यक्रम, यहाँ से लेकर कभी दिसंबर तक का कार्यक्रम लगा हुआ है। चूंकि कोई कार्यक्रम कोरोना के कारण पूरी तरह से फाइनल नहीं है, नहीं बता रहा हूँ। 2 कथाएं वृंदावन में होनी है, एक 16 से 22 तक होनी है इसी जुलाई में, एक 25 से 31 तक होनी है। वो मानसी गंगा है गोवर्धन के पास, वहाँ पहली कथा होगी। उसके बाद 25 से 31 तक फोगला आश्रम में कथा एक प्रस्तावित है। उसके बाद में वेस्ट बंगाल में अगस्त में कृष्ण जन्माष्टमी में कथा प्रस्तावित है। उसके बाद में वो बोलते हैं उधर झांसी के तरफ बुंदेलखंड में भी मेरी कथा प्रस्तावित है। इसके बाद में एक कथा गया में, बिहार में एक कथा, गया में एक बिशनपुरा, इधर पटना डिस्ट्रिक्ट में कहीं है राम कथा, वहाँ भी प्रस्तावित है। ऑस्ट्रेलिया में एक कथा प्रस्तावित है। ओमान में एक कथा हमारी लगी हुई है। सिंगापुर में मेरी एक कथा लगाई हुई है। इंग्लैंड में एक कथा मेरी लगी हुई है। तो सब जगह जैसे जैसे परिस्थिति अनुकूल होगी और जहाँ भी भक्त लोग बुलाएंगे वहाँ उनकी सेवा में जाकर के भगवान की लीला और चरित्र का गायन करूंगा। चलिए, बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी, जो अब आध्यात्मिक गुरु हो चुके हैं, कथा वाचन करते हैं और इस भूमिका में, नई भूमिका में इनको काफ़ी मज़ा भी आ रहा है और बता रहे हैं किस तरीके से इनके काफ़ी सारे कार्यक्रम भी लगे हैं। यानी कि अध्यात्म की राह पर एक कड़क पुलिस अधिकारी जो है वो चल पड़ा है। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक।